हेलो पीपल, कैसे आप सब लोग। होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी और अपनी फैमिलीज का ध्यान रख रहे होंगे। सो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12th का टॉपिक है। टॉपिक का नेम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी संस्था है जिसको प्रॉफिट ना होता हो या वो प्रॉफिट के उद्देश्य के लिए काम ना करती हो, उसकी हम अकाउंटिंग कैसे करते हैं उसके अंदर ये टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो ये पार्ट ए है, पार्ट बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। आपको इस पर ध्यान नहीं देना, आपको बेसिकली कंटेंट पर ध्यान देना है और आपको जो मैं चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो में आपको उस चीज़ पर ध्यान देना है। तो सबसे पहला टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ, इसको एनपीओ भी कहा जाता है और इसको एनजीओ भी कहा जाता है। आपको साथ साथ नोट करते जाना है जो मैं करवा रहा हूँ। आपको बेसिकली आप कोई आर एस अग्रवाल, कोई टी एस अग्रवाल फॉलो करता है, कोई डी के गोयल फॉलो करता है, कोई एनसीईआरटी की बुक फॉलो करता है। तो ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, बेसिकली आपका पेपर सीबीएसई डिसाइड करती है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड के अंदर पेपर दे रहे हैं या किसी भी बोर्ड के अंदर दे रहे हो तो वहाँ की जो बोर्ड की मेजर बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी, वो आपके पेपर सेट करती है। तो आपको उनमें उनको एक बेसिकली बुक दी जाती है एनसीईआरटी की, जो सीबीएसई ने लॉन्च करी थी, एनसीईआरटी की। चाहे आप डी के गोयल पढ़ रहे हो, चाहे आप डी के गोयल पढ़ रहे हो, चाहे आप टी एस ग्रेवाल पढ़ रहे हो या कोई और अदर टीचर ऑथर की बुक फॉलो कर रहे हो, पर जो आपका जो पेपर आएगा ना वो सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा। क्योंकि जो पेपर सेटर होते हैं उनको सीबीएसई बुक देता है एनसीईआरटी की और कहता है कि आप पेपर सेट कर दो। तो बेसिकली एनसीईआरटी बुक किसकी है? सीबीएसई की है। ठीक है, तो वो बुक उसके अंदर से पेपर आएगा 100%। ठीक है, तो ये जितना भी मैं आपको टॉपिक करवाने वाला हूँ ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि सिर्फ आप किसी एक बुक से फॉलो करो, ये सारे बुक का कंबाइंड टॉपिक है। अगर आप ये सेम टू सेम लिख के आ जाओगे पेपर में तो आपको पूरे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ अकाउंटिंग फॉर एनपीओ, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एनपीओ क्या होता है, पहले एनजीओ क्या होता है। एनजीओ सर्विस प्रोवाइड करता है या तो अपने मेंबर को या पब्लिक इन जनरल को। पब्लिक इन जनरल को सर्विस प्रोवाइड करता है या मेंबर को सर्विस प्रोवाइड करता है। ये सर्विस कौन सी होती है? सर्विस ये होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सर्विस होती है, मतलब ये सर्विस ऐसी होती है जिसको सोसाइटी के अंदर ऐसा दर्जा दिया जाता है कि जो ये सर्विस प्रोवाइड करता है उसको माना जाता है कि वो किसी संस्था को चला रहा है या कोई अच्छा काम कर रहा है सोसाइटी के अंदर। ठीक है, उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता। जो वो सर्विस प्रोवाइड करता है उसका मेन मोटिव होता है पब्लिक का या जो उसके मेंबर्स हैं उस एनजीओ के, क्लब्स के, उनको अच्छी से अच्छी सुविधा प्रदान करना फ्री ऑफ कॉस्ट या कोई प्रॉफिट का मोटिव ना रखते हुए। ठीक है, एनजीओ के अंदर क्या क्या आते हैं? सबसे पहले आता है क्लब, स्कूल, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस। क्लब्स क्या होते हैं? क्लब्स बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे लोग कुछ मेंबरशिप फीस देके उसको ज्वाइन करते हैं। वो मेंबरशिप फीस में भी ईयरली हो सकती है, मंथली हो सकती है, क्वार्टरली होती है, हाफ ईयरली हो सकती है। ठीक है, तो क्लब मैंने यहाँ पे लिखा है स्पोर्ट्स क्लब। स्पोर्ट्स क्लब होती है जहाँ लोग मैच सीखते हैं, बैट बॉल सीखते हैं, बास्केटबॉल हो सकता है या वॉलीबॉल हो सकता है, किसी तरह का भी स्पोर्ट्स क्लब हो सकता है। दूसरा स्विमिंग क्लब्स हो सकते हैं और बहुत तरह के क्लब होते हैं जैसे बास्केटबॉल, स्विमिंग, स्पोर्ट्स, बहुत तरह के स्पोर्ट्स होते हैं। और बिना स्पोर्ट्स वाले भी क्लब होते हैं जो लोग नॉर्मली इंजॉयमेंट के लिए ज्वाइन करते हैं। तो एक तो क्लब आ जाता है। दूसरा स्कूल्स। स्कूल कौन कौन से होते हैं? आप कहोगे सर प्राइवेट स्कूल प्रॉफिट कमाने के लिए होते हैं, बट मैं आपको बता दूं प्राइवेट स्कूल्स प्रॉफिट कमाने के लिए बेसिकली उनका उद्देश्य है, जो लोग गलत काम करते हैं वो प्रॉफिट कमाते हैं, जो अननेसेसरी फीस बच्चों से चार्ज करते हैं। बट जो गवर्नमेंट के थ्रू उनको जो मान्यता दी गई है हमारे सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा, उनको ये बोला गया कि आप एनजीओ हो। एनजीओ स्कूल्स एनजीओ होता है, उनको कोई भी प्रॉफिट पे टैक्स नहीं लगता और जो काम करते हैं उसमें गवर्नमेंट बहुत उनकी सहायता करती है। तो इसलिए चाहे वो स्कूल गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट का, तो उसको एनपीओ के अंदर रखा जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। उनका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं होता। पर कुछ स्कूल्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़, कुछ कॉलेजेस इसकी गरिमा का उल्लंघन करते हैं और वो बच्चों से हायर फीस चार्ज करके प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य रखते हैं। तो उस पर आपको ध्यान नहीं देना। तीसरा होता है चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? एक तो क्लब्स हो गया जहाँ मेंबरशिप फीस दे के ज्वाइन करते हैं,
एक स्कूल्स हो गया, एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। जैसे हेल्प एज इंडिया, ये क्या करता है, लोगों से डोनेशन लेता है, ठीक है। और ये क्या करता है, लोगों से डोनेशन लेके, ये हेल्प एज इंडिया जो लोगों से डोनेशन लेते हैं, वो डोनेशन को कहाँ यूज़ करते हैं, वो ओल्ड एज होम में यूज़ करते हैं। ओल्ड एज जो पर्सन्स होते हैं, जो जिनको घर से निकाल दिया जाता है, जिनके पास अपना घर नहीं होता, तो उनको जो सर्विस प्रोवाइड करती है हेल्प एज इंडिया, जो सर्विस प्रोवाइड करती है, वो बेसिकली क्या करती है, लोगों से डोनेशन लेती है, या लोग अपनी मर्जी से उसको डोनेशन देते हैं, या गवर्नमेंट उनकी मदद करती है ग्रांट दे के, या तो वो बेसिकली चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऐसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कि जो वो जानवरों की मदद करती है, पक्षियों की मदद करती हैं, और जो गरीब देशों में लोगों की मदद करती है, या इंडिया में गरीब लोग हैं उनको खाना खिलाती है। बहुत तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसको हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन देते हैं। उसके बाद जो आता है रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है और इसका क्या पर्पस होता है। आपने देखा होगा कि मस्जिद होती है, मंदिर होते हैं, और गुरुद्वारा, चर्च होता है, ठीक है। और बहुत तरह के जो धार्मिक लोग होते हैं, उन डिफरेंट परंपरा होती है, उनके डिफरेंट डिफरेंट भगवान होते हैं, ईश्वर होते हैं, भगवान, अल्लाह, गॉड, जिसका भी आप रूप देना चाहें। तो उनके डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स होते हैं, उनके मस्जिद होते हैं, या कोई और ऐसी जगह होती है जहाँ पे वो अपनी पूजा अर्चना या उस चीज़ को संपन्न करने के लिए जाते हैं। तो आपने देखा होगा कभी भी मंदिर के अंदर कोई मुसलमान भी जा सकता है, कोई सिख भी जा सकता है, कोई ईसाई भी जा सकता है, गुरुद्वारे के अंदर भी और मस्जिद के अंदर भी। मस्जिद के अंदर भी कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता कि सिर्फ मोमडन जाएंगे, उसमें आप भी जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, हिंदू भी जा सकते हैं, सिख भी जा सकते हैं, ईसाई भी जा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि जो जामा मस्जिद है, मुझे नहीं पता आप में से जामा मस्जिद कौन कौन गया, पर मैं तो गया हूँ। बंगला साहिब गुरुद्वारा मैं गया हूँ। चर्च में गया था बचपन में, बहुत छोटा था जब, तो अपने एक फ्रेंड के साथ, वो क्रिश्चियन है बेसिकली। तो 25 दिसंबर को उनका वो होता है फेस्टिवल, जिसको हम क्रिसमस कहते हैं, तो उस टाइम मैं गया था। टेम्पल्स तो मैं जाता ही रहता हूँ, तो ठीक है। रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, तो बेसिकली रिलीजियस, जब वो किसी स्पेसिफिक जाति या स्पेसिफिक धर्म के लिए कोई मस्जिद बनाया जाता है, तो उसको एनपीओ नहीं कहा जाता, एनपीओ की कैटेगरी में रखा ही नहीं जाता, क्योंकि गवर्नमेंट ये कहती है आप ऐसी जगह बनाओ, ऐसी रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जहाँ पे हर किसी का आना, कोई मतलब उनको कोई आने में कोई वो ना हो डिस्टर्बेंस, मतलब कोई उनको ना रोके ना कोई टोके। तो अगर वो ना रोके ना टोके के थ्रू किसी मस्जिद, किसी भी टेम्पल्स या किसी भी जगह पे वो प्रवेश कर जाता है, और वहाँ पे अगर वो कोई पैसा देता है, वहाँ पे कोई डोनेशन देता है, या वहाँ पे कोई आरती में कुछ किसी चीज़ में पैसा देता है, डोनेशन बॉक्स में देता है, तो जो पैसा दिया जाता है उसको प्रॉफिट में काउंट नहीं किया जाता, उसको मतलब रिलीजियस मनी माना जाता है। उसमें ये नहीं माना जाता कि वो बिजनेस कर रहा है। बट वो कोई जब स्पेसिफिक किसी कम्युनिटी के लिए हो जाता है, स्पेसिफिक किसी जाति धर्म के लिए हो जाता है, तो उसको एनपीओ के अंदर नहीं रखा जाता, उसको एनपीओ के अंदर से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ये चारों चीज़ मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ, क्लब्स, स्कूल, चैरिटेबल, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, और भी डिफरेंट तरह की संस्था होती हैं, जैसे जानवरों के लिए संस्था हो गई, ठीक है, गरीब लोगों के लिए हो गई, मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। डू नॉट अंडरटेक एनी बिजनेस एक्टिविटी, कोई बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक नहीं करते वो बेसिकली। अगर ये बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेक कर दें तो इनका तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट का। तो फिर तो ये प्रॉफिट कमाएंगे ना जब बिजनेस एक्टिविटी कर लेंगे। जब कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है तो उसको एनजीओ के अंदर नहीं रखा जाता, उसको एनजीओ से बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। ये मैनेज बाय ट्रस्टी होते हैं जो अकाउंटेबल होते हैं, उनके दायित्व होता है कि उसमें कोई फ्रॉड ना हो, उस जो संस्था चल रही है वो अच्छी तरह चलते रहे, और वो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको माननी चाहिए। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति वो अकाउंटेबल होते हैं। कौन अकाउंटेबल होता है? ट्रस्टी अकाउंटेबल होता है। तो ट्रस्टी कौन होता है? जिसके थ्रू ये संस्था चलाई जाती है, और जो उस संस्था का दायित्व लेता है, उस संस्था को आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ मैं। सोर्स ऑफ इनकम क्या क्या होते हैं बेसिकली, ये किसी भी एनपीओ के या एनजीओ के, एनपीओ या एनजीओ के सोर्स ऑफ इनकम क्या होते हैं? सोर्स ऑफ इनकम होते हैं सब्सक्रिप्शन हो सकता है, डोनेशन हो सकता है, गवर्नमेंट ग्रांट देती है वो हो सकता है, या गवर्नमेंट गिफ्ट देती है, लोग गिफ्ट देते हैं वो हो सकता है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, कहीं जैसे इनके पास पैसा आ गया, ठीक है, जहाँ पे 1 करोड़ आना चाहिए तो 2 करोड़ आ गया, इन्होंने लोगों को खाना पीना भी खिलाया, पैसे इनका बच गया, ठीक है, 1 करोड़ बच गया, तो वो 1 करोड़ इन्होंने बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर दिया, एफडी कर दिया, इसको से कुछ शेयर्स खरीद लिया, उसके कुछ शेयर्स खरीद लिए, ठीक है।
अब एफडी का क्या आता है, हर ईयर इंटरेस्ट आता है, तो इनकी इनकम वो रेगुलर इनकम का सोर्स बन जाता है। या शेयर से हर साल इनको क्या आता है, डिविडेंड, डिविडेंड आता है, तो वो हर इनकी इनकम का सोर्स बन जाता है। तो बेसिकली ये मैंने डिस्कस कर लिया आपके साथ मीनिंग फॉर एनपीओ। ये बेसिकली इस टॉपिक का नाम था मीनिंग। ठीक है, अब आगे मैं, आप इसको नोट कर लो 1 मिनट के लिए, और मैं इसको एस करने वाला हूँ। फटाफट 2 मिनट वीडियो पॉज करके आप नोट कर लो। हेलो, हाँ जी, तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीओ। क्या क्या विशेषताएं हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं जिसके बेसिस पे इसकी अकाउंटिंग की जाती है। विशेषताएं पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म में बता दूं आपको, FAM, ठीक है, FES, फैमफेस। एफ मतलब फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू स्पेसिफिक ग्रुप मेंबर एंड पब्लिक एट लार्ज। मतलब किस उद्देश्य से बनाया जाता है, इसका उद्देश्य बेसिकली कुछ लोगों को, स्पेसिफिक लोगों को जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं या पिछड़ी जाति से, उन लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, या अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना। मेंबर कौन होते हैं, जो उनको मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं या मंथली डोनेशन देते हैं, या किसी भी बिना डोनेशन के थ्रू उनसे जुड़ते हैं, उनको मेंबर कहा जाता है। या पब्लिक एट लार्ज को, पब्लिक पूरी बहुत सारी एक साथ, पब्लिक को एक साथ, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सच एज कैसे सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे एजुकेशन की, हेल्थ केयर की, हॉस्पिटल्स, मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, सोसाइटीज़, स्पोर्ट्स क्लब, एकेडमीज, और बहुत तरह की सर्विस होती है, ETC एक्सेट्रा, और तरह की सर्विस होती है, लाइक हेल्थ क्लब, सोसाइटी, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्पोर्ट्स एकेडमी कॉम्प्लेक्स, क्लब्स, बहुत तरह के होते हैं। ठीक है, तो फॉर्म फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज। एंड दूसरा, अफेयर्स आर मैनेज बाय मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी। मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव कमेटी होती है जो इनके अफेयर्स मैनेज करती है। अफेयर्स क्या, जो इनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो इसके अकाउंटिंग में जो डॉक्यूमेंट यूज़ होते हैं, जो रिपोर्ट जनरेट होती है, लाइक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कैश एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, कैश बुक, हैंड लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट्स। तो ये सब अफेयर्स इसमें रिकॉर्ड की बनाए जाते हैं इस अकाउंटिंग फॉर एनपीओ चैप्टर के अंदर। सॉरी, मैंने चैप्टर के अंदर कहा, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर ये एनपीओ के अंदर जो हमें रिकॉर्ड बनाने पड़ते हैं उसको कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, दूसरा होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा होता है बैलेंस शीट। ये क्यों रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, और ये इसी के अंदर क्यों बनाए जाते हैं, इसके बाद मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा आगे। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है, सब्सक्रिप्शन होता है, डोनेशंस होता है, ग्रांट होता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सब्सक्रिप्शन क्या, जो मंथली क्वार्टरली, ईयरली, हाफ ईयरली जो इनको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है इनके मेंबर से, ठीक है, वो हो सकता है। डोनेशन, जो गवर्नमेंट इनको देना, डोनेशन जो लोग नॉर्मली लोग देते हैं किसी संस्था को, चलो हम यूज़ नहीं कर, पुअर को जो फ़ायदा पहुंचाती है जो संस्था, या किसी गरीब आदमी को मदद करती है, या किसी भी स्कूल्स को डोनेशन दिया जाता है। ठीक है, ग्रांट मतलब गवर्नमेंट किसी इंस्टीट्यूशंस या किसी ऑर्गेनाइजेशन की सहायता करने के लिए ग्रांट देती है, उनको पैसा दिया जाता है कि आप अपने काम को अच्छी तरह करो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या देती है, ग्रांट। उसके बाद क्या होता है, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट। जब सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आ जाता है, डोनेशन ज़्यादा आती है, ग्रांट ज़्यादा आ जाता है और ये खर्चों को मीट नहीं कर पाता, मतलब इतना ज़्यादा आ गया कि जितना हमारे खर्चे थे उससे बहुत ज़्यादा पैसा लोगों ने में दिया, तो उस पैसे को क्या करते हैं लोग, उस पैसे को किसी जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, लाइक किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया, वहाँ से मंथली रेंट आ रहा है, बैंक में एफडी करा दी, वहाँ से हर महीने आपको इंटरेस्ट आ रहा है। जो भी पैसा इनको मिलता है ना, जो इस फंड को मिलता है, या तो कैपिटल फंड के अंदर क्रिएट किया जाता है, जनरल फंड के अंदर किया जाता है। क्या होता है कैपिटल फंड? कैपिटल सबसे पहले जनरल फंड के अंदर क्रिएट किया जाता है कि जनरल कामों के लिए यूज़ हो सके, जो फंड बनता है उसको जनरल फंड कहते हैं। और कैपिटल फंड जो यूज़ होता है, अगर इस साल यूज़ ना हो सके, अगले साल यूज़ होगा या कभी और यूज़ होगा, तो उसके लिए उसको कैपिटल फंड में डाल दिया जाता है कि अरे ये बच गया पैसा तो इसको कैपिटल फंड में डाल दो। ठीक है। अर्न रेपुटेशन, जो एनपीओ की रेपुटेशन होती है, जो काम करते हैं उसके थ्रू होती है। ठीक है। सरप्लस जो होता है इनका, जो इनकम से इनकम ज़्यादा हो गई एक्सपेंस के ऊपर, तो कैपिटल फंड में डाल दिया जाता है। तो ये फटाफट नोट कर लो आप, मैं इसको रफ करने वाला हूँ 2 मिनट का
टाइम दे रहा हूँ आपको, वीडियो पॉज करके नोट कर लो फटाफट। हाँ जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनपीओ के लिए कौन कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में प्रिपेयर करने होते हैं, उस रिकॉर्ड प्रिपेयर करने टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस उन सब की बात मैं इस वीडियो में इस टॉपिक पे करने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले कैश बुक मेंटेन करनी होती है, प्रॉफिट कंट्रोल ऑफ और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। जो हमारे पास पैसा आ रहा है, लोगों का पैसा आ रहा है, गवर्नमेंट की डोनेशंस आ रही है, गवर्नमेंट के ग्रांट्स आ रहे हैं, सब मेंबर्स की सब्सक्रिप्शन आ रही है, क्या वो पैसा सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है जिस काम के लिए आया है? क्या वो पैसा जिस काम, मान लो 1 करोड़ रुपए आया गवर्नमेंट से, या लोगों ने जो पैसा हमें मदद करके 1 करोड़ रुपए दिया, वो जो पैसा दिया वो उससे गरीब लोगों की मदद हो रही है नहीं हो रही, या वो उसको ट्रस्टी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं? ठीक है, मान लो ट्रस्टी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहा है, मान लो गरीबों को घर बनवाने के चक्कर में वो अपने घर बना रहा है, तो उसके लिए मैं प्रॉपर कंट्रोल रखने के लिए उस पैसे को, जैसे मान ले हमारे पास 1 करोड़ का कैश पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये क्या करते हैं, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, 1 करोड़ का कैश पड़ा हुआ, फ्रॉड करने वाले क्या होते हैं, ये नकली खर्चे दिखाते रहते हैं, नकली खर्चे दिखाते रहते हैं, ये पैसा कम कर देते हैं, ठीक है, ये पैसा चुरा लेते हैं। तो उसको प्रॉपर रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए तो कैश बुक बनाया जाता है। कैश बुक कैसा होता है कैश बुक देखा होगा आपने, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। एक होता है बैंक का कॉलम, ठीक है, एक होता है कैश का कॉलम, ठीक है, और ऐसे ही इधर भी होता है, ठीक है, बैंक और कैश का, ठीक है, ये तो कैश बुक होती है। ठीक है, तो कैश बुक मेंटेन की जाती है, प्रॉपर कंट्रोल और यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। ठीक है, जो बैंक में हमारा पैसा पड़ा हुआ है, कैश में जो पैसा पड़ा हुआ है, उसको प्रॉपर यूटिलाइज किया जा रहा है कि नहीं, उसके लिए डिफरेंट अप्रूवल्स ली जा रही है कि नहीं। मान लो किसी जगह को पैसा खर्च करना है गरीबों की मदद करने के लिए, तो उसके लिए जो अप्रूवल चाहिए अपनी सीनियर अथॉरिटी से, ट्रस्टी से, वो अप्रूवल लेके ही पैसा खर्च हो रहा है नहीं खर्च हो रहा, या जो पैसा जितना हमने खर्च करा है उतना ही कैश बुक में मेंटेन हो रहा है कि नहीं। ये नहीं कि यहाँ पे 10,000 रुपये दिखा दिया, खर्च हमने 8,000 ही करा, तो उसके लिए कैश बुक मेंटेन किया जाता है। और भी डॉक्यूमेंट अदर मेंटेन किए जाते हैं, पर मेजरली कैश बुक मेंटेन किया जाता है। जैसे और डॉक्यूमेंट क्या है, अप्रूवल्स लेटर्स, जो खर्चा करा है वहाँ के बिल्स, तो ये सब भी मेंटेन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो सबसे मेन होता है फाइनेंशियल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या क्या होती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, सेम कैश बुक की तरह होता है। ठीक है, सेम कैश बुक की तरह होता है, पर कैश बुक में जहाँ बैंक और कैश अलग अलग दिखता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में वहाँ पे एक में समराइज करके दिखाया जाता है। टू ओपनिंग बैलेंस और यहाँ पर अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो वो 2 करके। ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे समरी ऑफ कैश एंड बैंक दोनों आता है। ठीक है, पर यहाँ पे कैश बुक में क्या आता है, दोनों को अलग अलग कर दिया जाता है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, बेसिकली समरी ऑफ बैंक एंड कैश ट्रांजेक्शन है। ठीक है, चाहे किसी साल का भी पैसा हो, मान लो 2014 का पैसा 2020 में लोग डोनेशन दे रहे हैं, 2014 की सब्सक्रिप्शन 2020 में दे रहे हैं, या 2025 की पहले ही दे दी, कभी पैसा, कोई सा भी पैसा आया या कोई सा भी पैसा गया, तो उसके अंदर रिकॉर्ड क्या आता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है, सेम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, क्योंकि ये एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे हम बिजनेस तो करते नहीं है, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, उसका नाम चेंज करके यहाँ पे क्या कर दिया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, और तीसरा जो होता है बैलेंस शीट, सेम जो नॉर्मली बैलेंस शीट हम बनाते हैं उसी की तरह यहाँ पे सेम वही बैलेंस शीट मेंटेन किया जाता है, उसी की तरह डिग्निटी मेंटेन की जाती है। जो बैलेंस शीट मेंटेन की जाती है नॉर्मल बिजनेस में, जो बैलेंस शीट बनती है सेम बैलेंस शीट यहाँ पे भी वैसी बैलेंस शीट बनाई जाती है, कोई डिफरेंस नहीं होता। बट यहाँ पे जो मेन डिफरेंस होता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस की जगह इनकम एक्सपेंडिचर बनाया जाता है, और एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट अलग से बनाया जाता है इस टॉपिक के अंदर। इस मतलब इस नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन संस्था को बनाना पड़ता है। ठीक है, और जो दूसरा ट्रायल बैलेंस भी बनाना पड़ता है। कोई भी बिजनेस एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना ट्रायल बैलेंस के बैलेंस शीट नहीं बना सकती। ट्रायल बैलेंस से क्या होती है, ट्रायल बैलेंस से एक तो उनकी एक्यूरेसी चेक होती है, ठीक है, जो उन्होंने एंट्री करी है, वो एंट्री सही करी है गलत करी है, उसका उनको पता चलता है। तो ट्रायल बैलेंस से बेसिकली ये होता है कि एक्यूरेसी चेक होती है, एंट्री सही पता चलती है, और ट्रायल बैलेंस के थ्रू ही बैलेंस शीट बनती है, इनकम एक्सपेंडिचर बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट बनता है। तो जब आप एंट्री करते हो तो ट्रायल बैलेंस तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट। अब जो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ उसमें मैं लाइन बाय लाइन आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस करूँगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, इनकम एक्सपेंडिचर क्या होता है, और बैलेंस शीट कैसे बनती है, क्या होती है सारे। ठीक है, तो वीडियो बने रहना आप।
थैंक यू और लव यू ऑल। प्लीज़ लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू ऑल।